Hello everyone, welcome back on this YouTube channel Learn with Fun Biology. So as your NEET exam is very near, so now I start uploading chapters related to biology जिससे कि आप एक क्विक रिवीजन कर सको। सो इस वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा ये वाला चैप्टर कवर करने वाले हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे। सो लेट गेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है व्हाट इज हेल्थ। सो हेल्थ इज बेसिकली डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. When people are healthy, they are more efficient at work. This increase productivity and brings economic prosperity. तो एक सिंपल सी बात है कि भाई अगर आप फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग होंगे तो आप अच्छे से अपना काम भी कर सकते हैं। अच्छे से अपना काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। Health also increases long life and reduce infant and maternal mortality. So अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप लंबे समय तक जी सकते हैं और जो बच्चे और मम्मी जो एक्सपायर हो जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो भी कम हो जाएगा। द गुड हेल्थ इज मेंटेन्ड बाय बैलेंस डाइट. अगर आपको अपनी गुड हेल्थ रखनी है तो उसके लिए बैलेंस डाइट होनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन एंड डेफिनेटली रेगुलर एक्सरसाइज. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारी हेल्थ किस किस से अफेक्टेड होती है. सो द हेल्थ इज अफेक्टेड बाय द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस एंड लाइफस्टाइल. तो अगर आपको याद नहीं रहता तो आप सिंपल एक ट्रिक से याद रख सकते हो, जिल. ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे या तो या इन्फेक्शंस की वजह से, या फिर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जैसे कि डाइट अगर अच्छी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर एल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है. सो यहाँ पर डिसीज़ को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज इन्फेक्शियस एंड सेकेंड वन इज नॉन इन्फेक्शियस. डिसीज विच आर ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज. एंड डिसीज विच आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन उसको हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. ठीक है. सो कैंसर इज द नॉन इन्फेक्शियस डिसीज दैट कॉज डेथ. कैंसर एक दूसरे से फैलता नहीं है कि अगर आपके घर में किसी को कैंसर है तो आपको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है. कैंसर इज नॉन इन्फेक्शियस बट ये डेथ कॉज करता है. आगे बढ़ते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कॉमन डिसीज इन ह्यूमंस. सबसे पहली बात आती है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमें डिसीज़ कॉज करते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं. सो ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज. तो टोटल ये 5 हैं जिनकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं. और ये जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम पैथोजन कहते हैं. सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे टाइफॉइड के बारे में. टाइफॉइड को कॉज करने वाला पैथोजन कौन है? बैक्टीरिया, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी. ऑर्गन्स अफेक्टेड, कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड ये अदर ऑर्गन्स तक भी जा सकता है, माइग्रेट कर सकता है थ्रू द ब्लड. मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आते कैसे हैं? कंटामिनेटेड फूड और वाटर को इनटेक करने की वजह से. जैसे कि अगर आप एक पास में मतलब समझो कि कोई गंदी सी अनहाइजीनिक जगह पर गोलगप्पे बेच रहा है और अगर आप खाते हो तो उसका ऑफ कोर्स उसके जो गोलगप्पे हैं उसका जो पानी है वो कंटामिनेटेड होगा बैक्टीरिया से. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड. सो इसमें हाई फीवर देखने को मिलता है, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट. अगर सीवियर टाइफॉइड हो जाता है, मतलब अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं होता है, सो इंटेस्टाइनल परफोरेशन में लीड्स टू डेथ. मतलब इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाता है. बेसिकली मान लो ये इंटेस्टाइन है और इस इंटेस्टाइन में यहाँ पर छेद से हो जाएंगे जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी होती है एंड ब्लीडिंग कैन कॉज द डेथ. टेस्ट कौन सा होता है टाइफॉइड के लिए? तो टाइफॉइड को कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट कराया जाता है उसका नाम है विडाल टेस्ट. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द न्यूमोनिया. सो न्यूमोनिया को कॉज करने वाले पैथोजन का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें न्यूमोनिया में जो एल्वुलाई होती है लंग्स की, बेसिकली वो अफेक्टेड होती है. मतलब आप देखोगे लंग्स जो होते हैं उसमें इस तरीके से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर गैस एक्सचेंज होती हैं. सो इन एल्वुलाइज में पानी भर जाता है और यहाँ पर पानी भरने की वजह से गैसेस प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं हो पाती हैं. सो मेनली न्यूमोनिया में हमारी एल्वुलाइज अफेक्टेड होती हैं. मेथड ऑफ ट्रांसमिशन,
अब रेस्पिरेटरी डिसीज है, तो कैसे इसका ट्रांसमिशन होगा? हीलिंग द ड्रॉपलेट्स, मतलब अगर आपके सामने कोई खांस रहा है, कोई न्यूमोनिया का पेशेंट है, तो उससे ड्रॉपलेट्स के थ्रू आपको न्यूमोनिया हो सकता है। व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स में फीवर, chills, cough and headache. In severe cases, the lips and fingernails turn grey to bluish color. क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में साइन कैसे आते हैं कि ग्रे और ब्लूइश कलर की स्किन होती जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड के बारे में। सो अभी तक हम 2 डिसीज डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज टाइफाइड, सेकंड वन इज निमोनिया, एंड दिस इज द थर्ड वन, दैट इज द कॉमन कोल्ड। सो कॉमन कोल्ड का पैथोजन है राइनो वायरस। इसमें नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज अफेक्टेड होता है, या हम कह सकते हैं अपर रेस्पिरेटरी पैसेज अफेक्टेड होता है। कभी भी लंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको कॉमन कोल्ड हुआ है तो। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, सो ऑफकोर्स ये भी आपको पता होगा, खांसी जुकाम बुखार कैसे फैलता है एक दूसरे से। डायरेक्ट इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आपके आसपास कोई पर्सन जिसको जुकाम हो रखा है तो आपको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ अगर आप उसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट को शेयर कर रहे हो, मतलब पेन, बुक, कप, कंप्यूटर, कीबोर्ड, तो इससे भी फैल सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड? सो नेसल कंजेशन, मतलब नाक बंद बंद सी फील होगी, एंड पानी निकलता है, डिस्चार्ज होता है, गले में दर्द, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, मतलब आवाज़ थोड़ी भारी सी हो जाती है, ये सबने फील किया होगा, कफ हो जाता है, एंड थकान लगती है। इट यूजली लास्टेड फॉर 3 to 7 days, तो 3 से 7 दिन के अंदर ये जो जुकाम है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट डिसीज हम बात करेंगे अबाउट दी मलेरिया। सो मलेरिया को कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? वो होते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के भी 4 टाइप होते हैं, तो आगे 4 टाइप लिखे हुए हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। जिसमें से सबसे ज़्यादा फेटल मलेरिया जो कॉज करता है वो है आपका प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। ठीक है, ऑर्गन्स अफेक्टेड। सो मलेरिया में हमारा लिवर और आरबीसी ये 2 अफेक्टेड होती हैं। ठीक है, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, सो मलेरिया कैसे फैलता है? बाय बाइटिंग ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। सो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इसीलिए कहा जाता है कि मच्छरों से बच के रहो, क्योंकि जब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो काटती है तो उसके थ्रू जो पैथोजन है, मतलब कि जो प्लाज्मोडियम है, वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, एंड फिर हमारे लिवर और आरबीसी में प्रॉब्लम्स कॉज करता है। Next, what are the symptoms of malaria? So symptoms are high fever, chill, fever occurs on every alternate day. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मलेरिया में जो फीवर होता है वो एवरी अल्टरनेट डे पर होता है, एंड may लीड टू दी वॉमिटिंग। यहाँ पर कुछ और भी एक्स्ट्रा सिम्टम्स आपको दिए हुए हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आपको दी हुई है पूरी साइकिल। तो होती कैसे शुरुआत? सबसे पहले जब ये एनाफिलीज मॉस्किटो ह्यूमंस को काटता है तो जो स्पोरोजॉइट होती हैं वो इन्फेक्टेड स्टेज होती है जो ह्यूमंस के अंदर एंटर कर जाती है। ये स्पोरोजॉइट जाती है लिवर के पास। लिवर स्टेज होती है, मतलब कि पहले लिवर के अंदर वो ग्रो करता है प्लाज्मोडियम। उसके बाद रेड ब्लड सेल की स्टेज आती है, और यहाँ पर ये रेड ब्लड सेल्स जो है ये इनको तोड़ देती है, मतलब कि इनकी हीमोलिसिस होती है, जिसकी वजह से एक टॉक्सिन निकलता है जिसका नाम होता है हीमोजोइन, जिसकी वजह से बुखार एंड ऑल ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल स्टेज के बाद यहाँ पर गैमीटोसाइट्स बन जाती हैं। उसके बाद जब दूसरा पैरासाइट सक्डअप करता है तो उसमें चली जाती हैं oocysts, जो कि डेवलप करती है उसके गट वॉल में, और उसके बाद फिर स्पोरोजॉइट्स बनती हैं oocyst से, और वो स्पोरोजॉइट, ध्यान रखना ये छोटी सी एक ट्रिक है कि एस से स्पोरोजॉइट जो कि इन्फेक्शन स्टेज होती है, वो स्पोरोजॉइट एनाफिलीज मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में इकट्ठी रहती हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पर दी हुई है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। तो द मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट। सो मलेरिया के पैरासाइट को 2 लोग चाहिए, एक तो ह्यूमन चाहिए, दूसरा मॉस्किटो चाहिए। मॉस्किटो में भी एनाफिलीज अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम स्टार्ट विथ इंजेक्टिंग स्पोरोजॉइट थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। सो बेसिकली सबसे पहले क्या किया,
एनाफ्लीज मॉस्किटो ने काटा। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाइड विद इन द लिवर, तो सबसे पहले लिवर के अंदर वो मल्टीप्लाई करती हैं, उसके बाद वो हमारी आरबीसी को अटैक करती है। आरबीसी को अटैक करके आरबीसी को ये तोड़ देती है, मतलब रप्चर कर देती हैं। सो देयर इज अ रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं हीमोजोइन, उन रप्चर्ड आरबीसी से निकलता है, जिसकी वजह से हमें सर्दी लग के बुखार आता है। फ्रॉम द इन्फेक्टेड ह्यूमन द पैरासाइट एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ एनाफ्लीज मॉस्किटो ड्यूरिंग बाइटिंग एंड सकिंग ब्लड। फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ द एनाफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से ये प्लाज्मोडियम एनाफ्लीज और ह्यूमंस के बीच में घूमता रहता है। द फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमीटोसाइट्स विद द ब्लड मील। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो गैमीट्स बनते हैं और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मॉस्किटो के अंदर होता है। द जाइगोट डेवलप्स फर्दर एंड फॉर्म्स थाउजेंड ऑफ स्पोरोजाइट। तो बेसिकली क्या हुआ, गैमीटोसाइट्स बने ह्यूमन के अंदर, उसके बाद वो गैमीट्स जो हैं वो फर्टिलाइज्ड हुए प्रॉपरली इन द इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो, फिर उनका जाइगोट बना और जाइगोट से बने स्पोरोजॉइट्स। फिर वो स्पोरोजॉइट कहाँ चले गए, सलाइवरी ग्लैंड में चले गए मॉस्किटो के, और फिर जब उस मॉस्किटो ने दोबारा किसी पर्सन को काटा तो अगेन ऐसे ट्रांसमिशन होता गया। नेक्स्ट डिसीज यहाँ पर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है अमीबियासिस, जिसको अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। सो इसका पैथोजन है एंटमीबा हिस्टोलिटिका विच इज़ अ प्रोटोजोआ। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन अफेक्टेड होती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें आपकी लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्टेड हो रही है। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर एंड कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर एंड फूड विद अ फीकल मैटर। सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें लूज मोशंस होते हैं, पेट में दर्द होता है एंड स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। तो इसमें जो स्टूल होगा उसमें म्यूकस भी होगा और साथ साथ ब्लड क्लॉट्स भी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्कैरियासिस के बारे में। सो एस्कैरियासिस का जो पैथोजन है दैट इज एस्कैरिस लुम्बिक्रॉइड्स, जिसको निमोटोड है जो कि एक तरीके का। इसमें भी मैन की इंटेस्टाइन ही अफेक्टेड होती है। इसका मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू दी वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड इसके सिम्टम्स है इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया। एनीमिया क्यों, क्योंकि अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो ऑफकोर्स इट लीड्स टू द एनीमिया एंड द ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइलरेसिस और एलिफेंटियासिस के बारे में। इसका जो पैथोजन है इसका नाम है वाउचेरिया वॉन्क्राफ्टी या वाउचेरिया मिलाई भी है, दो तरीके के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पैथोजन। ऑर्गन्स कौन कौन से अफेक्टेड होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब एंड जेनाइटल ऑर्गन्स। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सो इसको अच्छे से सुन लो। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरीके से फैलता है, सो बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मलेरिया में थी एनाफिलीज और यहाँ फाइलरेसिस में है फीमेल क्यूलेक्स। सिम्टम्स, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स में क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है। एबनॉर्मल स्वेलिंग जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है इन द लोअर लिम्ब, स्क्रोटम एंड पेनिस, हैंस द डिसीज नेम एज द एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस मतलब कि एलिफेंट जैसा पैर हो जाता है, इसीलिए इसको एलिफेंटियासिस कहते हैं। नेक्स्ट डिसीज आती है रिंगवर्म। सो रिंगवर्म का पैथोजन है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन। ये तीनों के तीनों फंजाई हैं। इसमें हमारे स्किन, नेल्स, फोल्ड्स ऑफ स्किन एंड ग्रोन, ये 3-4 जगह पर मेनली रिंगवर्म्स बनते हैं। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें सो इट इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल एंड अगर आप किसी की टॉवल यूज़ करते हो, किसी कपड़े यूज़ करते हो, किसी का कंघा यूज़ करते हो तो उससे भी फैल सकता है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं आप यहाँ पर देखो, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स इन द स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। तो आप स्कैल्प पे देखोगे ये ड्राई लीजन्स बन जाते हैं एंड लीजन अकम्पनाइड विथ इंटेंस इचिंग, और इसमें पर्सन के इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसको रिंगवर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देखो ये रिंग जैसे बनते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज। तो सबसे पहले अगर इन्फेक्शियस डिसीज की हम बात करें तो आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, साथ साथ पब्लिक हाइजीन ऑल्सो। पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड कीपिंग द बॉडी क्लीन। Public hygiene includes proper disposal of waste and excreta, periodic cleaning water reservoirs and pools,
जिससे कि मलेरिया ना फैले, अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, फॉर वेक्टर वॉर्न डिसीज कंट्रोलिंग द वेक्टर्स एंड ब्रीडिंग प्लेसेस, मतलब कि जैसे कि अगर मच्छर से फैल रहा है तो मच्छर कोई ही मत पैदा होने दो जिससे कि वो बीमारी फैले। अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, पानी को रुकने से रोकना चाहिए। अगर एक जगह पे पानी बहुत टाइम से रुका हुआ है, वहाँ पर गड्ढे में जम रहा है, तो उससे बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस एंड कीड़े मकोड़े और मच्छर वगैरह पैदा होते हैं। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करें। विंडोज़ एंड डोर मस्ट बी फिटेड विथ अ वायर मैश, जाली लगी होनी चाहिए जिससे कि अंदर मच्छर ना आए। ऑल दीज प्रिकॉशंस आर यूजफुल फॉर वेक्टर वॉर्न डिसीज लाइक द डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया एंड फाइलेरिया। तो ये चारों बीमारियां जो हैं ये मच्छर की वजह से फैलती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मच्छर से फैलने वाली बीमारी को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मच्छर को रोकना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। सो इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट इन्फेक्शन और टू ओवरकम इन्फेक्शन। इम्यूनिटी का मतलब बेसिकली है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है कि हम बाहर से आने वाले इन्फेक्शन से लड़ सकें। सो यहाँ पर दो तरीके की इम्यूनिटी दी हुई है। फर्स्ट वन इज द इन्नेट एंड सेकेंड वन इज द एक्वायर्ड। इन्नेट जो कि बचपन से होती है हमारे अंदर, ठीक है, बचपन की इम्यूनिटी बच्चों भूल नहीं जाना रे। ओके, और गाना कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना रे। चलो, सो इन्नेट जो होती है विच इज़ नॉन स्पेसिफिक, वो किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं होती है, बट एक्वायर्ड जो है वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। इट इज़ इनबॉर्न और नेचुरल इम्यूनिटी, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। सो इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है सरफेस बैरियर और दूसरे होते हैं सेलुलर और बायोकेमिकल बैरियर। सरफेस बैरियर का मतलब क्या है? इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस। इट्स इंक्लूड द एक्सटर्नल बैरियर्स दैट चेक्स द एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू द बॉडी। सो सरफेस बैरियर जो है वो हमारे बॉडी के अंदर बाहर से पैथोजन की एंट्री को रोकते हैं। इट इज आइडेंटिफाइड एज अ फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल बैरियर के बारे में। फिजिकल बैरियर में आती है हमारी स्किन, जो कि ओवरऑल हमारी बॉडी पे प्रेजेंट होती है। सो द इंपॉर्टेंट फिजिकल बैरियर आर द स्किन, हेयर एंड द सीलिया ऑफ नेजल कैविटी, म्यूकोसल लाइनिंग एंड मस्कुलर एक्शन। द स्किन प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द पैथोजन। द स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल प्रोड्यूस्ड बाय द सेबेशियस ग्लैंड आर बैक्टीरियोसाइडल एंड फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज। सो हमारा ये जो पसीना होता है और जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, इनके अंदर इतनी पावर होती है कि बैक्टीरिया और फंजाई को मार सके। Next, mucus lining. The mucus lining found in the respiratory tract, digestive tract, urinary tract, reproductive tract, जो कि secrete करते हैं mucus. And mucus जो है वो microbes को trap करके रख लेता है अपने पास और उनकी मोटिलिटी को रोक देता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल मतलब क्या होता है? फंक्शनल, ठीक है। सो केमिकल सिक्रीशंस लाइक द लाइसोजाइम। लाइसोजाइम कहाँ से सिक्रीट होता है? हमारे सलाइवा से। एंड स्किन सिक्रीशन, सलाइवा एंड ईयर वैक्स फॉर्म द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। सो एक एक करके बात कर लेते हैं। लाइसोजाइम जो है इट इज एन एंटी बैक्टीरियल एंजाइम present in tears, nasal secretion, saliva and most of the body fluids. It lyses the bacterial cell. So lysozyme, जाइम लगा हुआ है मतलब कि ये है एक एंजाइम और ये क्या करता है? किसको लाइज करता है? बैक्टीरियल सेल को मार देता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्किन सिक्रीशंस के बारे में। तो स्किन से क्या सिक्रीट होता है? स्वेट सिक्रीट होता है, सीबम सिक्रीट होता है। सो इनके अंदर भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ स्किन में होने से रोकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सलाइवा के बारे में। तो सलाइवा कंटेन्स लाइसोजाइम दैट लाइजेस द बैक्टीरिया। अगर हम गट सिक्रीशन की बात करें तो गट में आप लोगों को पता होगा HCl होता है। HCl विच इज सिक्रेटेड बाय द पेराइटल सेल, जो कि माइक्रोब्स को ग्रो होने से रोक देता है। अब ऑफकोर्स एसिड है तो वो ग्रो नहीं होने देगा। नेक्स्ट आती है ईयर वैक्स। सो द ईयर वैक्स सिक्रेटेड इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर एंड इट रिपेल्स द इंसेक्ट, इट ट्रैप्स द डस्ट। तो क्या करता है? ये जो हमारा ईयर वैक्स होता है ये डस्ट को भी पकड़ लेता है, ये इंसेक्ट्स को भी हमारे कान में जाने नहीं देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेलुलर एंड बायोकेमिकल बैरियर्स के बारे में। सो इट इज़ द सेकेंड लाइन बॉडी डिफेंस। आपने शुरू में पढ़ा होगा ना कि दो टाइप के बैरियर्स थे, एक सरफेस बैरियर और दूसरे सेलुलर बैरियर। सो सरफेस बैरियर हमने कवर कर लिए। सरफेस बैरियर भी दो थे, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। चलो अभी हम बात कर लेते हैं सेलुलर के बारे में। सो इट इंक्लूड्स द फैगोसाइट्स,
नेचुरल किलर सेल्स, इंटरफेरॉन्स एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो सिंपली आप इसको याद रख सकते हो PIIN से, ठीक है, ऐसे याद रख लो, ट्रिक हो जाएगी पिन। सो P से आपका क्या हो गया फैगोसाइट्स, I से क्या हो गया इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, एंड I से हो गया इंटरफेरॉन्स, N से हो गया नेचुरल किलर सेल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैगोसाइट्स के बारे में। सो फैगोसाइट्स द प्रोसेसिंग ऑफ इनगल्फिंग and destroying the microbe by some cells is called the phagocytosis। फैगो मतलब होता है खा जाना, तो जो भी माइक्रोब आया उसको ये लोग खा जाते हैं। The cells that involve in phagocytosis are called the phagocytes। जो ये phagocytosis का काम करती है सेल्स, उनको हम फैगो मतलब खाना, साइट्स मतलब सेल्स कहते हैं। The neutrophils and monocyte, ये N और M ये दोनों क्या होती हैं, दे आर द मेन मैक्रोफेजेस सेल्स, जो कि किसके टाइप हैं, WBC के। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचुरल किलर सेल के बारे में। सो नेचुरल किलर सेल्स आर दी नॉन फैगोसाइटिक लार्ज लिम्फोसाइट, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। जो आपकी न्यूट्रोफिल्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं वो होती हैं फैगोसाइटिक, बट जो नेचुरल किलर सेल है ये नॉन फैगोसाइटिक इन नेचर होती है। इट मेनली रिकॉग्नाइज द वायरल इन्फेक्टेड सेल एंड ट्यूमर सेल। तो ये रिकॉग्नाइज करती हैं कि कौन कौन सी सेल्स को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, एंड इट डिस्ट्रॉय दैम बाय सिक्रेटिंग साइटोलाइसिन, हैंस दीज आर कॉल्ड द किलर सेल। तो ये क्या करती हैं, ये साइटोलाइसिन को सिक्रीट करती हैं और उन्हें मार देती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द इंटरफेरॉन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इंटरफेरॉन आर द एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब वायरस के अगेंस्ट वाले एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द वायरल इन्फेक्टेड एनिमल सेल। सो जो भी सेल एनिमल सेल वायरस से इन्फेक्टेड हुई है वो प्रोड्यूस करते हैं ये इंटरफेरॉन्स, एंड इट प्रोटेक्ट्स द नाइबरिंग सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। सो बेसिकली ये अपने पड़ोसी को बचाते हैं, मतलब मान लो अगर इस सेल को वायरस ने इन्फेक्ट किया है तो ये इंटरफेरॉन को सिक्रीट करेगा और अपनी पड़ोस वाली सेल को बचा लेगा। इट मेनली स्टिमुलेट नाइबरिंग सेल्स टू सिंथेसिस अ प्रोटीन दैट इंटरफेयर विथ वायरल रेप्लिकेशन। तो ये कहते हैं पड़ोसी वाली सेल से कि भाई कुछ ऐसा करो जिससे कि वायरस जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट ना कर पाए। इट ऑल्सो एक्टिवेट मैक्रोफेजेस एंड NK सेल्स टू रिकॉग्नाइज इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के बारे में। सो इट इज़ अ लोकलाइज रिस्पॉन्स टू इंजुरी, इन्फेक्शन एंड इरिटेशन। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली इन्फ्लामेशन के कुछ साइन होते हैं, जैसे कि जहाँ पर भी आपके कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग, पेन एंड बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वो बैक्टीरियाज एंटर नहीं कर पाते हैं। सो ये कंप्लीट हो गई आपकी इन्नेट इम्यूनिटी। नाउ वी मूव टू द सेकेंड इम्यूनिटी, दैट इज द एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। सो इट इज़ द डिफेंस मैकेनिज्म एक्वायर्ड बाय द हेल्दी पर्सन अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन एंड द इन्फेक्शन। सो कोई भी हेल्दी पर्सन जो है वो स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट एक डिफेंस मैकेनिज्म को एक्वायर कर सकता है। इट फॉर्म्स द थर्ड लाइन बॉडी डिफेंस। सो फर्स्ट लाइन क्या हो गया, मैंने आपको बताया था शुरू में, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल वाला फर्स्ट लाइन था, सेकंड सेलुलर था, और थर्ड हो गई आपकी एक्वायर्ड। द टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट जो कि इसमें इन्वॉल्व होती हैं, द फर्स्ट वन इज द T लिम्फोसाइट एंड सेकंड वन इज द V लिम्फोसाइट। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है इम्यूनिटी पर, सो अगर आप देखना चाहते हो डेफिनेटली मस्ट वॉच, बहुत क्लियरली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। T lymphocytes, the undifferentiated lymphocyte originating from the stem cells and the bone marrow. Some of them to migrate to the thymus gland and differentiated into the T lymphocyte. So basically क्या होता है, बहुत सारी lymphocytes बनती हैं। अब जो lymphocyte चली गई हमारी thymus gland के पास, तो thymus which is an endocrine gland which secrete thymosin hormone, जो चली गई thymus gland के पास वो बन गई T lymphocytes, ठीक है। नेक्स्ट आती हैं बी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट क्या होती हैं, वो लिम्फोसाइट्स जो कि बोन मैरो के पास चली गई, ठीक है, वो हो गई आपकी बी लिम्फोसाइट। सम माइग्रेट टू बर्सा इक्विवेलेंट एंड डिफरेंशिएटेड इनटू बी लिम्फोसाइट। सो बेसिकली बी लिम्फोसाइट की शुरुआत कहाँ से हुई थी कि ये जो वर्ड्स होती हैं इसमें बर्सा और फैब्रिकस होता है, सो वहाँ पर ये बी लिम्फोसाइट जाके ग्रो करती हैं। बर्सा इज equivalent is found in mammals and Versa fabricus is found in the words. So words में Versa fabricus मिलता है, और mammals में क्या होती है, mammals में Versa और fabricus तो होता नहीं है, तो हमारे पास bone marrow होती है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द एंटीजन. सो एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट एंटर आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द एंटीजन. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी सब्सटेंस आ रहे हैं और कुछ भी इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंटीजन. सो एंटीजन हैज़ ट्रू प्रॉपर्टीज. दो प्रॉपर्टीज होती हैं. एक तो होती है एंटीजेनिसिटी, मतलब कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एंटीजन टू जनरेट स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स. कोई एक एंटीजन अगर हमारी बॉडी में आकर इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए, सो उसे कहेंगे हम एंटीजेनिसिटी. दूसरा होते हैं इम्यूनोजेनिसिटी. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एंटीजन टू रिएक्ट विथ स्पेसिफिक एंटीबॉडी. सो एंटीजेनिसिटी के अंदर वो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है और इम्यूनोजेनिसिटी में वो आके हमारी एंटीबॉडी से लड़ने का काम करता है. सो बायोकेमिकली एंटीजन्स आर द प्रोटीन्स, large polysaccharides, lipids, fatty acid, nucleic acid and sometimes entire pathogen act as a antigen. ठीक है, कभी कभी पूरा पैथोजन भी एक एंटीजन की तरह काम करता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी एंटीबॉडी, या जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं. शॉर्ट में इसको आईजी कहा जाता है. दिस इज नॉट IgTV, दैट्स नॉट द इंस्टाग्राम, इट इज द एंटीबॉडी. सो द प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन इज कॉल्ड द एंटीबॉडी. तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी बी लिम्फोसाइट है वो एक स्पेसिफिक एंटीजन प्रोड्यूस करती हैं जिसको एंटीबॉडी कहा जाता है. अब आप ध्यान कैसे रखोगे बेटा? आप ध्यान अब ऐसे रखोगे कि बी लिम्फोसाइट और एंटीजन में भी है और एंटीबॉडी में भी है, पर एंटीबॉडी में आप देखोगे बी आता है, तो बी से ध्यान रखना है आपको कि बी से बी लिम्फोसाइट और बी से एंटीबॉडी. दीज आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स. तो ये बेसिकली 5 टाइप्स की होती हैं. दे आर द IgM, IgA, IgD, IgE एंड IgG. So first of all, IgM is a pentamer and it is a megaglobulin. It is the first reaches the injured site. तो सबसे पहले कहीं पर अगर चोट लगती है तो कौन पहुंचता है? IgM. तो ध्यान रखो, देखो जब चोट लगती है और तुम आवाज़ देते हो सबसे पहले क्या निकलता है मुंह से? उई माँ या अरे मम्मी, इससे आवाज़ हो रहा है मम्मी, ऐसे करके हम आवाज़ देते हैं. तो सबसे पहले कहीं पर चोट लगती है तो कौन सी सेल आती है? IgM एंटीबॉडी आती है. IgA इज द सिक्रीटरी एंटीबॉडी. IgD इट बाइंड्स टू द बी लिम्फोसाइट एंड एक्ट एज अ सरफेस रिसेप्टर. IgE जो है वो प्ले करती है रोल इन द एलर्जी. एंड IgG जो है वो क्रॉस करती है प्लेसेंटा को और प्रोटेक्ट करती है फीटस को. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की. सो एंटीबॉडी इज मेनली नोन एज अ इम्यूनोग्लोबुलिन. अभी आपने पढ़ लिया था. इट इज अ वाई शेप्ड मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. तो अभी हमने पढ़ा कि प्रोटीन के होते हैं, तो ये वाई शेप्ड का है. आप देखो यहाँ पर ये वाई शेप्ड का है. अमंग 4 चेन्स 2 जो है वो लंबी होती हैं और 2 होती हैं छोटी. तो जो लंबी होती हैं उनको हम कहते हैं हैवी चेन. अरे भाई बड़े हैवी ड्राइवर हो, ठीक है. तो ये हो गए आपकी हैवी चेन. और जो छोटी होती है उनको हम कहते हैं लाइट चेन. सो द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड. सो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? अब इन चारों को साथ में रहना है तो इनके बीच में बॉन्ड भी होना चाहिए ना. तो इनके बीच में बॉन्ड होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड. ईच चेन कंटेन्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजन्स. तो यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ ये चेन में यहाँ पर ये वेरिएबल रीजन्स प्रेजेंट होते हैं. In constant region the amino acid sequence are constant and same in all antibodies. ठीक है, जो constant region है मतलब ये पीछे वाला जो region है ये तो सब में सेम ही होते हैं, बट जो वेरिएबल हैं वो अलग अलग होते हैं. बट इन वेरिएबल region the amino acid sequence varies with the different antibodies. The variable region is present at the tip of the Y आर्म्स फॉर्म एंटीजन बाइंडिंग साइट. तो ये होती है मेन एंटीजन बाइंडिंग साइट जो कि वेरिएबल होती है हर एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए. ठीक है, ये पीछे वाला पार्ट कांस्टेंट, आगे वाली चीज वेरिएबल. चलो आई थिंक सबको क्लियर हो गया. नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ बी लिम्फोसाइट्स के बारे में. सो द लिम्फोसाइट प्रोड्यूस्ड एट बोन मैरो डिफरेंशिएटेड इन बर्सा इक्विवेलेंट इनटू बी लिम्फोसाइट. ठीक है, when the antigen enters in the body number of B lymphocyte is stimulated to produce antibody. तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी में जो B lymphocytes होती हैं वो कहती है चलो भाई एंटीबॉडीज बनाओ. once the antigen specific antibody producing B lymphocyte activated, तो जैसे ये एक्टिवेट होता है
इट मल्टीप्लाइड्स रैपिडली टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ क्लोन्ड सेल्स, तो वो अपनी बहुत सारी नंबर ऑफ क्लोन्ड सेल्स को बना लेता है. द क्लोन्ड बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएटेड इनटू द प्लाज्मा सेल्स एंड दीज सेल्स प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन इन लार्ज क्वांटिटी. तो क्या करता है ना, बेसिकली जो बी लिम्फोसाइट होती है, जब उनको पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आया है, तो वो सोचते हैं चलो भाई अपनी आर्मी बनाई जाए, तो वो बहुत सारी क्लोन्ड बी लिम्फोसाइट बना लेते हैं और वो बहुत सारी क्लोन्ड बी लिम्फोसाइट स्पेसिफिक एंटीबॉडी के अगेंस्ट उस एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना लेती हैं. द क्लोन्ड बी लिम्फोसाइट दैट अनडिफरेंशिएटेड रिमेन्स एज अ मेमोरी बी सेल्स. तो जो क्लोन्ड बी लिम्फोसाइट्स अनडिफरेंशिएटेड रह जाती हैं वो हो जाती हैं आपकी मेमोरी बी सेल्स. व्हेन द सेम एंटीजन दोबारा आता है इन फ्यूचर, तो वो मेमोरी सेल याद रखती हैं और जैसे ही वो आता है उसको डिस्ट्रॉय करके रख देती हैं. ठीक है, तो समझ में आपका बी लिम्फोसाइट किस तरीके से काम करता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में. इट इज़ द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बाय द टी लिम्फोसाइट. ठीक है, सो जो हमारी टी लिम्फोसाइट्स होती हैं उनके थ्रू जो इम्यूनिटी बनती है उसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और बी लिम्फोसाइट के थ्रू जो इम्यूनिटी बनती है उसको हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी. सो रोल ऑफ टी लिम्फोसाइट क्या है भाई, अभी हमने रोल ऑफ बी लिम्फोसाइट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. सो द लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस्ड एट बोन मैरो डिफरेंशिएटेड इनटू थाइमस एंड इनटू टी लिम्फोसाइट. इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीबॉडी एंड इट डायरेक्टली एक्ट्स ऑन एंटीजन. तो ये सीधे जाते हो, जाके सीधे एंटीजन पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, ये कोई एंटीबॉडी नहीं बनाती है. व्हेन द एंटीजन एंटर्स इन द बॉडी, द एंटीजन स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट is stimulated and become active, and the activated T lymphocyte multiplies rapidly to produce more cloned cell. And according to function of T lymphocyte, these are identified into. So T lymphocyte जो काम करते हैं उसके हिसाब से हमने इनको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है. पहली होती है किलर टी सेल्स जो कि पैथोजन को पकड़ के सीधे मार ही देती हैं. हेल्पर टी सेल्स वो होती हैं जो कि हेल्प करती हैं एंटीजन स्पेसिफिक जो बी सेल्स होती हैं, मतलब जो स्पेशली आपकी बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये हेल्पर सेल हेल्प करती हैं कि भाई बी लिम्फोसाइट से कहती हैं भाई एंटीबॉडी बनाओ, एंटीजन आया है. ठीक है, हेल्पर सेल का काम क्या है, किसकी हेल्प करना, बी लिम्फोसाइट की हेल्प करना. क्यों हेल्प करना, एंटीबॉडी बनाने के लिए. उसके बाद आती है सप्रेसर टी सेल्स. तो दीज टी सेल्स सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बोथ बी एंड टी सेल्स व्हेन इन्फेक्शन इज कंट्रोल. अब अगर ये बी और टी सेल ऐसे काम करती ही रही तो थक जाएंगी ना, और फिर तो कुछ और ही हो जाएगा बॉडी के अंदर. तो ये सप्रेसर टी सेल कहती हैं भाई रुक जाओ, थम जाओ. ठीक है, एंड मेमोरी टी सेल्स क्या करती हैं, दीज टी सेल्स आर प्रोग्राम्ड टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक एंटीजन दैट एंटर्स इन अ फ्यूचर. और अगर फ्यूचर में हमारी बॉडी के अंदर वो सेम दुश्मन आ रहा है तो हमारी बॉडी इसको याद रखती हैं थ्रू दी मेमोरी सेल्स और उसको वहीं के वहीं ख़त्म कर देती हैं. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने ऑलमोस्ट चैप्टर कवर कर लिया है. इफ़ यू वॉन्ट टू कवर द नेक्स्ट चैप्टर थ्रू दिस type of video, then please tell me in the comment section. I will love to read your comments. Thank you so much.